हेलो फ्रेंड्स, तो आप हैं एम अचीवमेंट अकेडमी पर और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर की। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने कुछ वीडियोस और भी अपलोड किए हैं जहाँ पे मैंने कई जेईज़, एई और साथ ही साथ जो आईएएस हैं उनके इंटरव्यूज़ लिए हैं और कुछ के मैं लेने वाला हूँ। तो आप उन वीडियोस को भी देखें। साथ ही जो एसएससी जेई के थ्रू जो डिपार्टमेंट मिलते हैं उनका भी मैंने रिव्यू किया है कि उनमें क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, क्या वर्क प्रोफाइल होता है। तो आप उन वीडियोस को भी देखें। कुछ की मैंने लिंक दी है और कुछ मैं अपलोड करूँगा तो उनकी लिंक और प्रोवाइड कर दूँगा। तो इसमें हम बात करेंगे क्या होता है एमपीपीएससी, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है एमपीएई का, और एमपीपीएससी एई क्या होता है, इसकी पोस्ट हायरार्की क्या है, पे स्केल क्या है और किस टाइप की लाइफ जीता है एक एमपी का असिस्टेंट इंजीनियर, उसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटी क्या हैं, जो एमपी में एई होने का जो बेनिफिट है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या क्या हैं, साथ ही जो प्रमोशन कब मिलता है, कैसे मिलता है, इसकी भी हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एमपीपीएससी क्या होता है और उसके क्या फ़ंक्शन हैं, एमपीपीएससी के क्या फ़ंक्शन हैं। तो एमपीपीएससी जो है एक टाइप का एग्ज़ामिनेशन बोर्ड है, जैसे कि एसएससी है, यूपीपीएससी है, वैसे ही ये भी एक एग्ज़ामिनेशन बोर्ड है जो कि अदर एग्ज़ाम्स कराता है, जैसे कि पब्लिक स्टेट सर्विस कमीशंस के भी एग्ज़ाम कराता है, फॉरेस्ट सर्विस कमीशंस के भी एग्ज़ाम कराता है। तो एमपीएई जो होता है वो दो तरीके से बना जाता है। एक तरीका है कि आप पहले जेई बन जाइए, जिसको कि एमपी में कहा जाता है सब इंजीनियर, फिर उसके बाद 10 साल या 15-20 साल, कभी कभी 20 साल तक लग जाते हैं प्रमोशंस मिलने में, तो उससे आप एई बन जाएंगे। साथ ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है जो कि होता है एमपीपीएससी के एग्ज़ाम के थ्रू। तो डायरेक्ट जो लोग डायरेक्टली एमपीपीएससी के थ्रू एई बनते हैं उनके प्रमोशंस आगे ऊपर काफ़ी जल्दी होते जाते हैं, और जितना जल्दी आप एई बनेंगे उतना जल्दी आपको चीफ इंजीनियर्स या उससे ऊपर जाने के चांस होते हैं। तो हम बात करते हैं एमपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है या एमपीएई जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वो होता है सिविल इंजीनियरिंग से भी बनते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी होता है, एग्रीकल्चर इंजीनियर भी होता है और मैकेनिकल इंजीनियर भी। साथ ही जो एमपीएई होता है उसके काम क्या क्या होते हैं, तो वो डिज़ाइन करता है डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, साथ ही वर्क विद प्रोजेक्ट मैनेजर इन रिव्यूइंग प्रोजेक्ट, मतलब कि वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं जिस प्रोजेक्ट के, उनके साथ भी काम करता है स्पेसिफिकेशंस पे, प्रोजेक्ट को रिव्यू करने पे, डिज़ाइंस पे। साथ ही एमपीएई जो होता है वो कभी कभी साइट विज़िट भी लेता है। साइट विज़िट वैसे तो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन कभी कभी साइट विज़िट भी लेता है। साथ ही जो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग और डेवलपमेंट सैम्पल्स है वो भी खुद वो देखता है, क्योंकि जेई के बाद सीधे अथॉरिटी जो भी होती है प्रोजेक्ट्स की वो सीधे एई पे आती है, और एई बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। नेक्स्टली हम बात करते हैं कि जो बजट्स होते हैं और शेड्यूल्स होते हैं, मैन पावर, मटेरियल, इक्विपमेंट, ये सब भी एई देखता है। और जब भी कोई बिलिंग होती है किसी प्रोजेक्ट की, किसी भी चीज़ की, तो उसमें एई के साइन ज़रूर लिए जाते हैं। जेई भी साइन करता है उसमें, एई भी साइन करता है। उसके साइन के बिना कोई भी बिलिंग अधूरी होती है डिपार्टमेंट्स के अंदर। साथ ही वो क्वालिटी चेक करता है, जो भी एई होते हैं वो सुपरवाइज़ भी करते हैं और क्वालिटी चेक ज़रूर करते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड्स को इंश्योर कर रही है कि नहीं कर रही है। कोई प्रोजेक्ट जैसे कि बिल्डिंग बन रही है तो उसको स्टैंडर्ड को जो इंश्योरेंस मिल रहा है वो है कि नहीं यहाँ पे। साथ ही प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट टू फील्ड स्टाफ व्हेन नीडेड, एनालाइज कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम एंड रिकमेंड करेक्टिव एक्शंस। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट है जिसमें कि कोई गलती है तो उसको करेक्शन भी करता है वो, कि इसमें ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। साथ ही ऑर्डर एंड स्टॉक कंस्ट्रक्शन मटेरियल टू अवॉइड शॉर्टेज। जो मटेरियल्स होते हैं जो डिपार्टमेंट के अंदर मिलता है उसका भी ध्यान रखता है, कहीं शॉर्टेज ना पड़ जाए मटेरियल का। तो कई और भी काम हैं एई के।
तो हम नेक्स्टली बात करते हैं जो पोस्ट हायरार्की है स्टेट एमपी स्टेट में इंजीनियर्स की, वो क्या है। तो सबसे नीचे आता है सब इंजीनियर, जिसको कि जेई भी बोला जाता है। नेक्स्ट उसके ऊपर आता है असिस्टेंट इंजीनियर, जो कि सब डिविजनल ऑफिसर भी बोला जाता है। ये सब डिवीज़न का हेड होता है। साथ ही ये ध्यान रखें कि सब इंजीनियर और एई के लिए ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं और किसी भी पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होते हैं। और अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर जितना जल्दी बनेंगे उतना जल्दी चांस होते हैं कि आप चीफ़ इंजीनियर या फिर इंजीनियर इन चीफ बनने के चांसेस भी होते हैं। तो असिस्टेंट इंजीनियर के बाद आता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो कि हेडिंग द डिवीज़न विथ इन अ सर्कल, ठीक है। उसके बाद होता है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, जिसको ऐसी बोलते हैं। फिर आता है चीफ़ इंजीनियर, जो कि जोन का हेडिंग द जोन इन एमपी। नेक्स्ट आता है इंजीनियर इन चीफ, जो कि हेड होता है पूरे स्टेट का। जो चीफ़ इंजीनियर होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है। साथ ही जो इंजीनियर इन चीफ होता है वो पूरे स्टेट का चीफ होता है। तो अब हम बात करते हैं पे स्केल की, एई को कितना रुपए मिलता है। तो ये बेसिक पे जो है उसकी 15,600 से 39,100 तक होती है। साथ ही जो ग्रेड पे होती है वो 5,400 की होती है। अप्रॉक्स इन हैंड सैलरी 52,000 से ऊपर होती है, जो कि शायद बढ़ भी गई है क्योंकि अलाउंस जो हैं वो बढ़ गए हैं अब, तो उस हिसाब से सैलरी थोड़ी और ज़्यादा हो गई है। नेक्स्टली हम बात करते हैं कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे जहाँ पे बेंगलो होते हैं वहाँ पे बंगलो मिलते हैं, कहीं पे गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं तो गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलते हैं, और जिनको गवर्नमेंट क्वार्टर्स नहीं मिल पाते उनको अलाउंस मिलता है। साथ ही हर असिस्टेंट इंजीनियर को एक कार मिलती है विद ड्राइवर के साथ, जो कि ऑफिशियल वर्क में भी यूज़ की जाती है। साथ ही साथ कभी कभी थोड़ा बहुत पर्सनल यूज़ भी कर सकते हैं उसका, लेकिन ऑफिशियल यूज़ के लिए मेनली वो दी जाती है। नेक्स्टली हम बात करते हैं हाउ इज़ द लाइफ ऑफ एन असिस्टेंट इंजीनियर। तो असिस्टेंट इंजीनियर की कैसी लाइफ होती है। तो जो असिस्टेंट इंजीनियर होता है वो ग्रुप बी का गजेस्टेड ऑफिसर होता है स्टेट के अंदर, एमपी में। साथ ही जो उसके बाद जो प्रमोशन जो मिलता है एई को, वो बनता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो कि ग्रुप ए का गजेस्टेड ऑफिसर होता है। जो ड्यूटीज़ की बात करते हैं हम असिस्टेंट इंजीनियर की, तो इसका प्रिपेयरिंग प्रिलिमिनरी डिटेल्स एस्टिमेट टू प्रपोज वर्क, their execution per specification, assurance of quality of work, passing bills, contracts and some other duty assigned by the head office। साथ ही साथ क्या होता है, एडिशनल जो जॉब्स होती हैं वो भी करनी पड़ती हैं एई को डिपार्टमेंटल ड्यूटीज़ को छोड़ के, जैसे कि कभी कुछ इलेक्शन ड्यूटीज़ हैं, बीआईपी ड्यूटीज़ हैं, बीएलओ सुपरविज़न है, सेक्टर मजिस्ट्रेट का काम भी करता है वो, जोनल मजिस्ट्रेट का भी काम करता है। जैसे कि कोई इंजीनियर प्रोजेक्ट आया और उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सुनता है। कोई लैंड अकोमोडेशन का काम होता है जब, तो उसमें भी वो ध्यान रखता है कि कोई लड़ाइयाँ ना हो, जिसको जितना रुपए मिलना चाहिए उतना मिले। साथ ही जो डिप्टी इंजीनियर इन बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होता है वो उसका भी ध्यान रखता है वो। नेक्स्टली हम बात करते हैं कि और क्या क्या वो करता है। तो इन सब सिनेरियो में जो most of the assistant engineers syndrome got time to visit sites or they pretend to busy having no time for their main duty। ऐसे जो काम होते हैं उनकी वजह से कई बार क्या होता है, असिस्टेंट इंजीनियर जो होता है वो अपने मेन काम से हट के काम करने लगता है, तो उसकी कई बार मेन ड्यूटी जो होती है वो उसकी वजह से इन्फ्लुएंस होती है। साथ ही जो आजकल जैसा कि सबको पता है ये पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो चुकी है हर चीज़ में, तो एई एक ऐसी जॉब है जहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा रहता है डिपार्टमेंट्स पे, तो एई पे डायरेक्ट उसका प्रेशर आता है। तो इसकी वजह से कई बार वर्क पे भी, काम पे भी प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों का। लेकिन देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी जॉब है, इट इज़ अ डिसेंट जॉब टू डू, क्योंकि जेई बनने से अच्छा है कि आप एई बने सीधे से, क्योंकि इसमें प्रमोशंस के चांस भी ज़्यादा होते हैं। आप डायरेक्टली डबल ई बन जाएंगे अप्रॉक्स 5 से 8 साल में, फिर ऐसे ही बन जाएंगे, तो काफ़ी ठीक रहता है। नेक्स्टली हम बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है असिस्टेंट इंजीनियर की। तो वो मेन है यहाँ पे क्वालिटी,
जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी होती है वो जेई और एई के दोनों के अंडर में होती है, लेकिन एई जो कि बड़ा है जेई से, तो उसको ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का। साथ ही जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, रुपए का भी ध्यान रखना पड़ता है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द मीटर्स इन प्रिस्क्राइब परसेंटेज वाइल लुकिंग द सप्लाईज ऑफ ऑल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो कि जैसे कि कोई डिपार्टमेंट्स है, कुछ मटेरियल्स तो वो खुद कॉन्ट्रैक्टर को देता है खुद, और कुछ जो मटेरियल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टर खुद ख़रीदता है। तो जो सप्लाई जो डिपार्टमेंट के थ्रू हो रही है उस पर भी वो ध्यान रखता है कि ऐसा ना हो कि कहीं जेई कोई घपला कर दे, तो इस वजह से वो चीज़ भी ध्यान रखता है। इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पासिंग द ड्यूज रिलेटेड द कंस्ट्रक्शन वर्क एंड रिमिटिंग द इट टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। जो कि ड्यूज़ रह जाते हैं डिपार्टमेंट्स के, उनके भी ध्यान रखता है एई। हाँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द इनपुट फॉर ऑब्टेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क्स। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है एई का, क्योंकि वो मेनली जैसे कि जेई है वो तो हर एई के अंडर में एमपी स्टेट के अंदर में कम से कम 4 से 6 जेई होते हैं। 4 से 6 जेई के एक एई के अंडर काम करते हैं। तो यहाँ पे उसको जेई का काम भी देखना होता है कि कहीं कोई जेई घपला तो नहीं कर रहा, कहीं कुछ ऐसा काम तो नहीं हो रहा जो कि बाद में उसके ऊपर पड़े। तो नेक्स्टली हम प्रमोशंस की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एमपी में थोड़े प्रमोशन स्लो हैं जेई के लिए, क्योंकि जब आप जेई होते हैं तो आपको एई बनने में ही 15 साल के आसपास लग जाते हैं। लेकिन एई के लिए फिर भी यहाँ पे प्रमोशन ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीवन रीचेस टू द सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अप टू 25 ईयर ऑफ सर्विस। और साथ ही जो लोग जल्दी लग जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो लोग चीफ़ इंजीनियर तक पहुँचने के आसानी से चांस होते हैं उनके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।